हो गया। श्रेणी क्रम समूहन या संयोजन पढ़ रहे थे, उसमें दो डायग्राम बनाया गया था। तो दो डायग्राम में एक में कुल विद्युत वाहक बल निकाले थे और दूसरे में तुल्य प्रतिरोध या समतुल्य प्रतिरोध निकाला गया था। तो अब हम लोग क्या करेंगे कि परिपथ में कल का डायग्राम देख लीजिए, कुछ इस तरीके से था। इसमें बाह्य प्रतिरोध, ये आपका सेलों का जो हम लोग तुल्य विद्युत वाहक बल लिए थे एन एफ्टा लिए थे, और ये जो था एन आर था, यही था ना बालक, और ये आर है। तो कुल विद्युत वाहक बल तो हमको दिख रहा है। अब आप डायग्राम में देख सकते हैं कि जो प्रतिरोध है, दो तरह का प्रतिरोध है, एक बाह्य प्रतिरोध है और एक आंतरिक प्रतिरोध का समतुल्य है। तो अभी भी ये दोनों किस क्रम में दिखाई दे रहा है? श्रेणी में। श्रेणी के लिए क्या पढ़े हैं? R1 प्लस R2। अब इन दोनों को श्रेणी में हटाकर एक समतुल्य कर लीजिए। तो याद कीजिए, हम लोग कल समतुल्य लास्ट वाला निकाले थे। इस समतुल्य जो प्रतिरोध होगा R प्लस एन आर होगा। तो इसी का और इसका हम लोग यूज आज करने वाले हैं। पैराग्राफ चेंज करके लिखा जाए। जहां तक पिछले क्लास में हम लोग लिखे थे वहां से आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। आप पैराग्राफ चेंज कर लीजिए और लिखेंगे। पैराग्राफ चेंज करके लिखा जाए, श्रेणी क्रम संयोजन में, पैराग्राफ चेंज करके लिखेंगे, श्रेणी क्रम संयोजन में परिपथ से प्रवाहित, श्रेणी क्रम संयोजन में परिपथ से प्रवाहित विद्युत धारा, श्रेणी क्रम संयोजन में परिपथ से प्रवाहित विद्युत धारा, परिपथ से प्रवाहित विद्युत धारा, परिपथ से प्रवाहित विद्युत धारा, हो गया बालक, परिपथ से प्रवाहित विद्युत धारा। तो देखिए यहाँ पे विद्युत धारा जो होगा I इक्वल टू, ये होता है कुल विद्युत वाहक बल, कुल विद्युत वाहक बल, और ये होगा कुल प्रतिरोध, कुल प्रतिरोध। इसको समतुल्य भी लिखा जा सकता है, समतुल्य प्रतिरोध। समतुल्य मतलब जो तुलना में समान हो। अब बताइए कुल विद्युत वाहक बल कितना था? एन एफ का, यही था ना जी। और टोटल प्रतिरोध था आर प्लस एन आर। यह भी आपका श्रेणी क्रम, सेलों के श्रेणी क्रम संयोजन से प्रवाहित धारा का व्यंजक है। समीकरण 1 दे दिया जाए इसको। इसके पहले समीकरण नहीं था, लिखे तो इसको। चलिए इसको लिख लीजिए। क्या लेके आया तुम घर से? जा ले लो, रखा लो। हो गए बालक। अब ये जो आप निकाले हैं ये क्या है? तो सेलों के श्रेणी क्रम संयोजन से प्रवाहित धारा का व्यंजक है। अब इसमें भी दो केस लेंगे कि सर बाहर वाला प्रतिरोध ज्यादा हो आंतरिक वाले से तब, और एक बार आंतरिक वाले को ज्यादा कर दिया जाए बाहर वाले से तब। तो पहले इसका लैंग्वेज लिखिए, इसके नीचे लिखेंगे समीकरण 1, लैंग्वेज लिखा जाए समीकरण 1 सेलों के, समीकरण 1 सेलों के श्रेणी क्रम संयोजन में, समीकरण 1 सेलों के श्रेणी क्रम संयोजन में, सेलों के श्रेणी क्रम संयोजन में प्रवाहित,
प्रवाहित विद्युत धारा का सेलों के श्रेणी क्रम संयोजन में प्रवाहित विद्युत धारा का आवश्यक व्यंजक है। प्रवाहित विद्युत धारा का आवश्यक व्यंजक है, आवश्यक व्यंजक है। हो गया बालक। अब यहाँ दो केस लेंगे। एक बार बाहर वाले प्रतिरोध को, बाहरी प्रतिरोध को बड़ा कर दीजिए, एक बार आंतरिक प्रतिरोध को। यहाँ लिखना होगा आपको केस नंबर 1 में, केस नंबर 1 में लिखेंगे जब, केस नंबर 1 लिखकर और इसके नीचे लिखिएगा, लिखेंगे जब बाह्य प्रतिरोध का मान, जब बाह्य प्रतिरोध का मान, जब बाह्य प्रतिरोध का मान सेलों के, जब बाह्य प्रतिरोध का मान सेलों के समतुल्य, सेलों के समतुल्य आंतरिक प्रतिरोध से, सेलों के समतुल्य आंतरिक प्रतिरोध से बहुत अधिक हो तो, सेलों के समतुल्य आंतरिक प्रतिरोध से बहुत अधिक हो तो, बहुत अधिक हो तो विद्युत धारा, बहुत अधिक हो तो विद्युत धारा, और डैश दे दीजिए। अब यहां पर ध्यान देंगे बालक, यहां पर क्या कहा गया है कि बाहर वाला प्रतिरोध बहुत बड़ा है, किससे? आंतरिक प्रतिरोध से। तो याद रखेंगे कि जब बाहर वाला प्रतिरोध आंतरिक प्रतिरोध से बहुत ज्यादा हो जाएगा, तब इस आंतरिक प्रतिरोध को लगभग क्या कर देंगे? 0। अब एक रहता तब सही था, ये बहुत बड़ा है जी, तो इसका मतलब बहुत छोटा हो जाएगा। तो छोटा कितना हो जाएगा? 0। अब क्या करेंगे, इस समीकरण में 0 रख दीजिए, इसके जगह पे यहां पर 0 रख देंगे। तो लिखना होगा समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से करंट कितना होगा? तो एन एप्टा अपॉन आर प्लस एन आर, यही था ना जी। अब इसको आप बोले हैं 0 करने के लिए, तो जब ई 0 होगा तो एन भी 0 हो जाएगा। ये होगा एन एप्टा बटा में आर प्लस 0। अब इसी को अगर लिखना हो तो हम लिख सकते हैं कि सर आई इक्वल टू कितना? तो एन इंटू एप्टा अपॉन आर। ठीक है, पीछे वाला समीकरण कितना था? 1, तो ये हो जाएगा 2। यहां से आप कंप्लीट लिख लीजिए यहां तक। इसमें बाहरी प्रतिरोध का मान बहुत ज्यादा लिया गया है आंतरिक प्रतिरोध से, और क्वेश्चन में ये बात कहेगा तब कि ये बहुत ज्यादा है बहुत कम है, तभी आपको ये यूज करना है। हो गया बालक। तो ये कब यूज कीजिएगा? जब बाहर वाला प्रतिरोध ज्यादा हो, किससे? आंतरिक प्रतिरोध से। अब एक और केस लेंगे हम लोग, केस नंबर 2। केस नंबर 2 बालक, हटा देना इसको। अब किसको ज्यादा करना है जी? तो आंतरिक प्रतिरोध का मान बाहर वाले से ज्यादा करना है। लिखेंगे जब आंतरिक प्रतिरोध का मान, जब आंतरिक प्रतिरोध का मान, जब आंतरिक प्रतिरोध का मान बाह्य प्रतिरोध की तुलना में, जब आंतरिक प्रतिरोध का मान बाह्य प्रतिरोध की तुलना में, बाह्य प्रतिरोध की तुलना में बहुत अधिक हो तो,
बाह्य प्रतिरोध की तुलना में बहुत अधिक हो तो विद्युत धारा, बहुत अधिक हो तो विद्युत धारा। और देखेंगे आपने बोला कि बाहर आंतरिक प्रतिरोध बहुत बड़ा है बाहरी वाली प्रतिरोध से, तो जब ये बहुत छोटा हो जाएगा, बाहर वाला प्रतिरोध बहुत छोटा हो जाएगा जिसको बाह्य प्रतिरोध का नाम दिया गया, तो इसको क्या कर लेंगे 0। अब कहां रख दिया जाए तो समीकरण 1 में, तो लिखेंगे समीकरण 1 से, तो ये कितना हो जाएगा बालक, I इक्वल टू एन एप्टा आर प्लस एन आर, यही था ना। अब इसमें किसको 0 करना है, बड़ा वाला आर को 0, बाह्य प्रतिरोध को 0 कर दीजिए, तो एन एप्टा अपॉन 0 प्लस एन आर, तो ये रहा एन एप्टा अपॉन एन आर, एन से एन कैंसिल हो जाएगा, एन क्या है सेलों का संख्या है बालक, तो यहां पर दोनों कैंसिल हो गया, तो आई इक्वल टू कितना बचेगा अपॉन आर, समीकरण नंबर बालक 3 लिख लिया जाए। हो गया बालक, चल तो यही 2 केस था श्रेणी क्रम में, समांतर क्रम आएगा तो वहां भी लेंगे। तो याद रखेंगे केस का प्रयोग तभी करना है जब कहा जाए तब कि बाहरी प्रतिरोध को 0 कीजिए या आंतरिक प्रतिरोध को नगण्य मान लीजिए, तभी यूज करेंगे, अन्यथा हम लोग एक ही समीकरण लेकर क्वेश्चन को बनाए। चलिए हो गया वाला पीछे। तो ये हमारा था सेलों का श्रेणी क्रम संयोजन। अब यहां से समांतर क्रम संयोजन लेंगे। तो इससे पहले भी आप समांतर वाला पढ़े हैं प्रतिरोध में और संधारित्र में। तो ये बताइए कि उस सब में समांतर क्रम में यही देखा गया है कि सारा प्लस एक तरफ और सारा माइनस एक तरफ था। तो यहां क्या होगा कि एक या एक से अधिक सेलों को समांतर क्रम संयोजन में कहा जाता है जब सभी सेलों का धन ध्रुव लोड प्रतिरोध के एक सिरे से जुड़ा हुआ रहे और सभी सेलों का ऋण ध्रुव लोड प्रतिरोध के दूसरे सिरे से जुड़ा हुआ रहे, यही ना होगा वाला, एक तरफ टोटल प्लस एक तरफ टोटल माइनस। चलिए दूसरा वाला हेडिंग दिया जाए समांतर क्रम संयोजन, सेलों का समांतर क्रम संयोजन। आप देख सकते हैं पीछे जाके हम लोग जहां पे नाम लिखे थे तो 2 नाम लिखे थे, सेलों का श्रेणी क्रम संयोजन और सेलों का समांतर क्रम संयोजन। हो गया बालक, नाम इंग्लिश में लिखे थे कि नहीं, वहां पे लिखे थे। चलिए पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स, तो परिभाषा लिखना होगा, परिभाषा लिखेंगे फिर डायग्राम बनाएंगे, जिससे इसका निकाले थे करंट उसका भी निकालना होगा। तो हम लोग सेलों का समांतर क्रम संयोजन पढ़ने वाले हैं। तो इसका सबसे पहले परिभाषा लिखा जाए, लिखेंगे, लिखा जाए विभिन्न सेलों को समांतर क्रम संयोजन में कहा जाता है, विभिन्न सेलों को समांतर क्रम संयोजन में कहा जाता है, विभिन्न सेलों को समांतर क्रम संयोजन में कहा जाता है जब सभी सेलों के धन ध्रुव, जब सभी सेलों के धन ध्रुव, जब सभी सेलों के धन ध्रुव लोड प्रतिरोध के, जब सभी सेलों के धन ध्रुव लोड प्रतिरोध के एक सिरे से
लोड प्रतिरोध के एक सिरे से जुड़ा हुआ हो, लोड प्रतिरोध के एक सिरे से जुड़ा हुआ हो, लोड प्रतिरोध के एक सिरे से जुड़ा हुआ हो, जबकि जबकि सेलों का ऋण ध्रुव, जबकि सेलों का ऋण ध्रुव, जबकि सेलों का ऋण ध्रुव लोड प्रतिरोध के, जबकि सेलों का ऋण ध्रुव लोड प्रतिरोध के, लोड प्रतिरोध के दूसरे सिरे से, लोड प्रतिरोध के दूसरे सिरे से जुड़ा हुआ हो, लोड प्रतिरोध के दूसरे सिरे से जुड़ा हुआ हो गया वाला, मतलब टोटल प्लस एक तरफ जोड़ देना है, टोटल माइनस एक तरफ। अब इसमें याद रखेंगे विभवांतर आपको मालूम है कि बराबर होता है, समांतर क्रम संयोजन में वोल्टेज बराबर मिलता है। तो यहां पर अगर डायग्राम बनाना हो अलग तो देखिए डायग्राम बना दे रहे हैं। पहला सेल, देखिए हम 3 ले रहे हैं और इसी में n नाम दे दिया जाएगा, n लास्ट वाला। अब यहां पर इन तीनों को बाहर वाले प्रतिरोध से आपको जोड़ देना है। R बाह्य प्रतिरोध कैपिटल R, यहाँ पे ये जो है आपका सेल 1 है, ये सेल 2 है। अब 3 लिखिए चाहे n लिखिए, लास्ट वाला जो लास्ट वाला रहेगा उसको n लिखेंगे। और सबको जोड़ के हटाना है तो ये हटाइएगा बैटरी, तो याद रखेंगे इसमें तो वोल्टेज बराबर होता है, श्रेणी वाले में जुड़ जाता है लेकिन समांतर वाले में तो बराबर ही होता है, ठीक है। और आंतरिक प्रतिरोध है तो उसको भी हटाएंगे जोड़ के। पहले ही आप डायग्राम बना लीजिए, डायग्राम बना लिया जाए। और देखिए ग्रीन कलर से इसको घेर के हम क्यों लिखे हैं, समझने के लिए कि सेल जब कहेंगे तो उसमें प्रतिरोध को छोड़ मत दीजिएगा, आंतरिक वाले को, वो भी साथ में ही रहता है। और दोनों कंबाइंड फॉर्म में हम लोग क्या कहते हैं, सेल कहते हैं। डायग्राम बना लिए।
चलिए डायग्राम में नीचे लिखा जाए। कितना देर से बना रहा है जी? पेंटिंग क्या बना रहा है? एग्जाम में छूट जाएगा क्वेश्चन ही लिखने में सब। चलिए लिखा जाए, डायग्राम इंपॉर्टेंट नहीं है, लिखा जाए। लिखेंगे एकटा विद्युत वाहक बल, एकटा विद्युत वाहक बल तथा स्मॉल आर आंतरिक प्रतिरोध के, एकटा विद्युत वाहक बल तथा स्मॉल आर आंतरिक प्रतिरोध के, स्मॉल आर आंतरिक प्रतिरोध के, आंतरिक प्रतिरोध के n समरूप सेल, आंतरिक प्रतिरोध के, ध्यान देंगे, n समरूप सेल समांतर क्रम संयोजन में, n समरूप सेल समांतर क्रम संयोजन में, समांतर क्रम संयोजन में बाह्य प्रतिरोध है, समांतर क्रम संयोजन में बाह्य प्रतिरोध है कैपिटल आर के साथ, समांतर क्रम संयोजन में बाह्य प्रतिरोध कैपिटल आर के साथ जुड़े हुए हैं, बाह्य प्रतिरोध कैपिटल आर के साथ जुड़े हुए हैं। पैराग्राफ चेंज कर लीजिए, लिखेंगे चूंकि सेल, पैराग्राफ चेंज करके लिखा जाए, चूंकि सेल समांतर क्रम संयोजन में, पैराग्राफ चेंज करके लिखा जाए, चूंकि सेल समांतर क्रम संयोजन में जुड़ा हुआ है, चूंकि सेल समांतर क्रम संयोजन में जुड़ा हुआ है, जुड़ा हुआ है, अतः सभी सेलों का, अतः सभी सेलों का विद्युत वाहक बल, अतः सभी सेलों का विद्युत वाहक बल, अतः सभी सेलों का विद्युत वाहक बल, इस सब को हटा के लिखना है। तो ध्यान देंगे सभी सेलों का विद्युत वाहक बल, तो इसको कुल कहा जाए, कुल विद्युत वाहक बल। तो याद रखेंगे यहां पर कुल विद्युत वाहक बल ये कितना होगा, तो आपका एकटा ही होगा। याद है बताया गया था कि समांतर क्रम में बराबर होता है, ठीक है, तो सबको बराबर वोल्टेज मिलेगा तो कितना हो जाएगा, एकटा ही रह जाएगा। तो इसको प्रभावी विद्युत वाहक बल भी कहा जाता है, या कुल विद्युत वाहक बल भी कहा जाता है, मतलब सबको हटा के हम एक ही लें, बना लीजिए। अब इसमें आंतरिक प्रतिरोध भी था, वो भी समांतर क्रम संयोजन में था, हो गया बालक। चलिए इसके नीचे लिखा जाए, लिखेंगे समांतर क्रम, समांतर क्रम में संयोजित, समांतर क्रम में संयोजित n सेलों का, समांतर क्रम में संयोजित n सेलों का, n सेलों का समतुल्य आंतरिक प्रतिरोध, n सेलों का समतुल्य आंतरिक प्रतिरोध, समतुल्य आंतरिक प्रतिरोध। तो देखा जाए समांतर क्रम का सूत्र क्या है, 1/r1 r2 1/r3, ऐसे नहीं होता है जी, सब तो ये r है, 1/r कहां तक ले लेंगे, तो n तक ले लेंगे। तो जब सबको जोड़ दीजिएगा तो n/r हो जाएगा। अब इसको पलट दीजिए, n मतलब अंतिम हो गया, इसको पलट दीजिए, ये कितना होगा, R इक्विवेलेंट समतुल्य प्रतिरोध, ये भी क्या हो जाएगा, R/n। मतलब जितना आंतरिक प्रतिरोध है इस सब को हटाएंगे तो इसके बदले में जो प्रतिरोध आएगा वो होगा आपका R/n। चलिए लिख लिया जाए इसको, दोनों लिख। अब ये दोनों हटाने के पश्चात
एक नया डायग्राम बनाया जाएगा जिसमें ये दोनों दर्शाना होगा। देखिए तो समतुल्य आंतरिक प्रतिरोध कितना आ गया, R/N। हो गया वाला, यही दो लाइन निकला। चलिए इसका डायग्राम देखा जाए। अब सभी सेलों को आप हटा चुके हैं और सभी आंतरिक प्रतिरोध को भी हटाया गया है, और इसके बदले में हम लोग समतुल्य से गणना करेंगे। तो ये बताइए कि ये कितना अभी लिखे हम लोग, R/N। ये कितना है, एप्टा प्लस माइनस करेंट I बाह्य प्रतिरोध R, इस तरीके से। अब ये क्या है, तो यही समतुल्य सेल है। जितना सेल हम लोग लिए थे उसके बदले में यही समतुल्य सेल है, इक्विवेलेंट सेल कहा जाएगा। तो अब बताइए कि यहाँ अभी भी प्रतिरोध दो दिखाई दे रहा है, कौन कौन सा, तो एक बाहर वाला प्रतिरोध, एक समतुल्य आंतरिक प्रतिरोध। अभी कौन सा क्रम में है, दोनों श्रेणी क्रम में है। तो फिर से इस दोनों को एक बार हम लोग हटाएंगे। पहले आप डायग्राम बना लीजिए, डायग्राम बना लिया जाए, और इसमें विद्युत वाहक बल जो आप निकाले हैं और आंतरिक प्रतिरोध दोनों को लिखना होगा। हो गया वाला, अब ध्यान देंगे डायग्राम में आप देख सकते हैं कि बाहर वाला प्रतिरोध और समतुल्य आंतरिक प्रतिरोध श्रेणी में है, तो इसको हटा दिया जाएगा। डायग्राम के नीचे लिखे तो डायग्राम के नीचे लिखेंगे, अतः समतुल्य आंतरिक प्रतिरोध, अतः समतुल्य आंतरिक प्रतिरोध, अतः समतुल्य आंतरिक प्रतिरोध एवं बाह्य प्रतिरोध, समतुल्य आंतरिक प्रतिरोध एवं बाह्य प्रतिरोध, एवं बाह्य प्रतिरोध श्रेणी क्रम संयोजन में, एवं बाह्य प्रतिरोध श्रेणी क्रम संयोजन में जुड़े हुए हैं, श्रेणी क्रम संयोजन में जुड़े हुए हैं, जुड़े हुए हैं। अतः परिपथ का, अतः परिपथ का कुल प्रतिरोध, अतः परिपथ का कुल प्रतिरोध, तो यहां पर आपसे पूछा गया परिपथ का कुल प्रतिरोध बताइए। तो कुल प्रतिरोध I बराबर क्या होगा, I बोल रहे हैं, R है ना जी, कुल प्रतिरोध है, तो आप बोलेंगे कि कुल प्रतिरोध है श्रेणी क्रम में है, तो E और E श्रेणी क्रम में है, तो श्रेणी क्रम के लिए क्या हो जाएगा, R प्लस R/N। अब धारा के लिए दो चीज चाहिए, विद्युत वाहक बल और कुल प्रतिरोध, दोनों है, इसको लिख लीजिए। कुल प्रतिरोध कितना है, तो R प्लस R/N। इसमें बड़ा वाला R जो है बाह्य प्रतिरोध है, और R/N जो आप लिखे हैं समतुल्य आंतरिक प्रतिरोध। अब जैसे वहां पर निकाले थे परिपथ से प्रवाहित धारा, तो इसके नीचे भी लिखेंगे, इसके नीचे लिखा जाए परिपथ से, क्या बज रहा है जी, बंद कीजिए, लिखेंगे परिपथ से
लिखा जाए परिपथ से प्रवाहित विद्युत धारा, लिखेंगे परिपथ से प्रवाहित विद्युत धारा, परिपथ से प्रवाहित विद्युत धारा। तो ध्यान देंगे विद्युत धारा पूछा गया है परिपथ से प्रवाहित, यहां लिख दे रहे हैं परिपथ से प्रवाहित जो विद्युत धारा होगा, विद्युत धारा I, ये होता है कुल, बात नहीं, कुल विद्युत वाहक बल, ये होता है कुल विद्युत वाहक बल, और नीचे होगा कुल प्रतिरोध, कुल विद्युत वाहक बल और नीचे होगा कुल प्रतिरोध। अब बताइए कि I बराबर कुल विद्युत वाहक बल कितना था, एटा, और कुल प्रतिरोध R प्लस R अपॉन N। इसको हल कर लिया जाए, एटा N गुना हो जाएगा NR प्लस R, N जो नीचे बनेगा यहाँ पर नीचे बच जाएगा एलसीएम में, ये ऊपर जाके गुना में हो जाता है, और जब गुना में होगा तो I बराबर ये कितना होगा N एप्टा और NR प्लस R। ये जो समीकरण है यही धारा का समीकरण होगा अपना, लिख लिया जाए। और वहां वाले में क्या था, ऊपर N नहीं था, और जो आप बड़ा वाला R के साथ N लिए थे वो किसमें था, छोटे वाले R के साथ था। श्रेणी वाला भी पीछे निकाले थे हम लोग। N है बटा में N है, समीकरण 1 दे दीजिए इसको। इसमें N क्या है, कैपिटल R क्या है, स्मॉल r क्या है, एप्टा क्या है, I क्या है, लिखा जाए। लैंग्वेज लिखेंगे वाला किसके नीचे, लिखेंगे समीकरण 1, समीकरण 1 सेलों के, समीकरण 1 सेलों के समांतर क्रम संयोजन के लिए, सेलों के समांतर क्रम संयोजन के लिए, सेलों के समांतर क्रम संयोजन के लिए विद्युत धारा का, समांतर क्रम संयोजन के लिए विद्युत धारा का आवश्यक व्यंजक है, सेलों के समांतर क्रम संयोजन के लिए विद्युत धारा का आवश्यक व्यंजक है। अब इसमें भी 2 केस लिया जाए जैसे वहां लिए थे, एक बार बाह्य प्रतिरोध ज्यादा, एक बार आंतरिक प्रतिरोध। केस नंबर 1, केस नंबर 1, जब बाह्य प्रतिरोध का मान, केस नंबर 1, जब बाह्य प्रतिरोध का मान, जब बाह्य प्रतिरोध का मान आंतरिक प्रतिरोध की तुलना में, केस नंबर 1 लिखा जाए, जब बाह्य प्रतिरोध का मान आंतरिक प्रतिरोध की तुलना में काफी अधिक हो तो, बाह्य प्रतिरोध का मान आंतरिक प्रतिरोध की तुलना में काफी अधिक हो तो विद्युत धारा, काफी अधिक हो तो विद्युत धारा, और डैश दे दीजिए। तो ध्यान देंगे यहाँ कहा क्या गया है बालक, कह रहा है कि बाह्य प्रतिरोध बहुत बड़ा है, किससे, आंतरिक प्रतिरोध से। तो बताइए इस स्थिति में ये बहुत छोटा हो गया, तो ये कितना छोटा हो जाएगा, लगभग 0।
अब क्या करेंगे, समीकरण एक से पीछे जो निकाले थे यह हो जाएगा I इक्वल टू एन एप्टा एन आर प्लस आर, यही था ना जी। अब इसमें छोटा वाला आर को 0 कर दीजिए, तो एन एप्टा अपॉन एन आर प्लस 0, तो ये एन एप्टा अपॉन एन आर, एन से एन कट गया जी। जब एन से एन कटेगा तो आई कितना हो जाएगा, एप्टा अपॉन आर। समीकरण नंबर 2 लिख लिया जब यहां से। तो याद रखना होगा ये केस, ये कब काम करेगा, तो जब बाहर वाला प्रतिरोध का मान आंतरिक प्रतिरोध से ज्यादा हो। हो गया बालक, पीछे वाले में जैसे निकाले थे यहाँ भी उसी तरीके से निकालना है। हाँ, इसके बाद जिसका हो जाए केस नंबर 2 लिख लीजिएगा। ये वाला कंप्लीट हो गया, लिखेंगे केस नंबर 2। केस नंबर 2, जब आंतरिक प्रतिरोध का मान बाह्य प्रतिरोध की तुलना में, जब आंतरिक प्रतिरोध का मान बाह्य प्रतिरोध की तुलना में काफी अधिक हो, जब आंतरिक प्रतिरोध का मान बाह्य प्रतिरोध की तुलना में काफी अधिक हो तो विद्युत धारा, बाह्य प्रतिरोध की तुलना में काफी अधिक हो तो विद्युत धारा, और डैश दे दीजिए। अब यहां पर आंतरिक प्रतिरोध कह दिया कि बहुत बड़ा है बाह्य से, तो इसका मतलब ये है कि बाहर वाला प्रतिरोध लगभग क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो समीकरण एक में क्या था, तो I इक्वल टू एन एप्टा एन आर प्लस स्मॉल आर, इसको 0 करना है जी। तो एन एप्टा 0 प्लस आर, अब इसको लिखेंगे कैसे, तो I इक्वल टू एन इंटू एप्टा अपॉन आर। समीकरण नंबर 3 लिख लिए, जल्दी लिखिए। हो गया। अब एक क्वेश्चन बनाएंगे, क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन बनाना होगा, यहाँ तक हो गया। चलिए पैराग्राफ चेंज करके एक क्वेश्चन लिखा जाए। तो याद रखेंगे ये कब काम करेगा, जब आंतरिक प्रतिरोध का मान बाहर वाले से बहुत ज्यादा होगा तब। अब इसी सब से संबंधित एक क्वेश्चन हम लोग बनाएंगे। लिखा जाए क्वेश्चन,
लिखेंगे 2 वोल्ट विद्युत वाहक बल, 2 वोल्ट विद्युत वाहक बल तथा 2 वोल्ट विद्युत वाहक बल तथा 0.0 ओम, 2 वोल्ट विद्युत वाहक बल तथा 0.01 ओम, देखिए सामने लिखा है 0.01 ओम आंतरिक प्रतिरोध के 10 सेलों को, आंतरिक प्रतिरोध के 10 सेलों को श्रेणी क्रम संयोजन में, 10 सेलों को, आंतरिक प्रतिरोध के 10 सेलों को श्रेणी क्रम संयोजन में, 10 सेलों को श्रेणी क्रम संयोजन में जोड़कर, 10 सेलों को श्रेणी क्रम संयोजन में जोड़कर इनसे 10 ओम के, इनसे 10 ओम के प्रतिरोध को, इनसे 10 ओम के प्रतिरोध को सप्लाई दी जाती है, 10 ओम के प्रतिरोध को सप्लाई दी जाती है, तो 10 ओम के प्रतिरोध को सप्लाई दी जाती है तो प्रतिरोधक के सिरों के बीच, तो प्रतिरोधक के सिरों के बीच विभवांतर, प्रतिरोधक के सिरों के बीच विभवांतर एवं परिपथ से प्रवाहित, प्रतिरोधक के सिरों के बीच विभवांतर एवं परिपथ से प्रवाहित विद्युत धारा का मान, एवं परिपथ से प्रवाहित विद्युत धारा का मान ज्ञात करें, परिपथ से प्रवाहित विद्युत धारा का मान ज्ञात करें। अब देखिए कह दिया कि 2 वोल्ट विद्युत वाहक बल है, 0.01 आंतरिक प्रतिरोध है, N सेल है, लोड प्रतिरोध से जोड़ा गया है। तो आपसे कह दिया कि करंट बताइए, और क्या पूछा था, विभवांतर पूछा था। इसका हम डायग्राम बना दे रहे हैं समझने के लिए, ये गिवन डाटा में दिया हुआ है। अब इसका डायग्राम देखिएगा तो ध्यान देंगे, मानिए कि सेल है और इससे जुड़ा हुआ है, तो देखिए 10 गो सेल है, तो याद रखेंगे एन एप्टा होता है, एन एप्टा, तो 10 गो सेल है तो 10 से गुना करा देंगे, 10 एप्टा हो जाएगा। कौ गो प्रतिरोध है जी, तो जो वो सेल रहेगा उतना प्रतिरोध, तो एन आर था, तो एन का वैल्यू कितना 10 है, तो ये हो जाएगा 10 आर। अब आपसे क्या पूछा है तो ध्यान देंगे, यही वाला बाहर वाला प्रतिरोध है, तो इसी के बीच विभवांतर पूछा है, और आपसे क्या पूछा है, करंट। ये बताइए कि बिना करंट का वोल्टेज निकलेगा V = I ओम का नियम से, तो पहले आपको करंट निकालना पड़ेगा, I निकालना पड़ेगा, तब जाके V निकलेगा। तो अब बताइए कि इसी का समीकरण अभी हम लोग निकाले हैं, कौन सा क्रम में है, श्रेणी में। तो आप लिखेंगे कि श्रेणी क्रम संयोजन के लिए, श्रेणी क्रम संयोजन के लिए, तो बताइए धारा कितना पढ़ा गया है, तो N एप्टा अपॉन R प्लस NR, यही था ना जी। अब सारा वैल्यू रखिए, तो I बराबर 10 गो सेल है, एक सेल का विद्युत वाहक बल कितना है, 2 वोल्ट। इसके बाद बाहर वाला प्रतिरोध 10 है, कितना है आपका 10, और ये कितना होगा NR, तो 10 है, और ये 0.01। अब इसको हल करना है, तो ऊपर 20 हो गया, ये 10 इसको हटाइए तो 1/100 हो जाएगा, 1 0 से 1 0 कटाइए, ये हो जाएगा 20 बटा में 10 प्लस 1/10। हल कीजिए इसको, 10 जाए 100, 101, 20 बटा में 101
जो 10 बचेगा ये कहाँ जाके गुना हो जाएगा, ऊपर। ये हो गया 200, नीचे 101। तो 200 में 101 से भाग दीजिएगा तो आएगा 1.98 एम्पियर। 200 में 101 से भाग देंगे तो आएगा 1.98 एम्पियर। अब आपसे वोल्टेज पूछा था, यहां लिखेंगे प्रतिरोधक के सिरों के बीच विभवांतर ये कितना होगा, V इक्वल टू आई आर। I 1.98 10 है, 198 अपॉन 100 10 है, 0 से 0 कट गया, 19.8 वोल्ट निकल तो गया। अब 20 से ज्यादा नहीं आना चाहिए क्योंकि टोटल कितना, एक होगा 2 वोल्ट तो 10 होगा 20, तो या तो 20 या 20 से कम रहेगा। तो देखिए 20 से कम है, बना लेंगे बालक। तो ये वोल्टेज किसके बीच है, ये लोड प्रतिरोध के सिरों के बीच, मतलब इतना वोल्टेज यूज कर लेगा। 20 वोल्ट में से 19.8 वोल्ट ये यूज कर लेगा। जल्दी लिखिए तो। अब यहाँ पे कोई शर्त था नहीं कि आप केस लेंगे, कंडीशन कह देता कि बाहर वाला प्रतिरोध नगण्य मान लीजिए या आंतरिक मान लीजिए, तब हटाते, लेकिन इसमें ऐसा कुछ शर्त नहीं था। हो गया, बनाओ बालक बना। आगे बढ़ा दिया जाए। हो इधर के कर हो गेलो लिख हटा दो इसे।